गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है दर्पण में, कल आपको इसके बारे में बता दिया था। दो टॉपिक इसकी बताया था कि अवतल दर्पण जो है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। दो टॉपिक में इसमें बताया था, फिर उसको दोहरा के बता देते हैं ताकि अगर थोड़ा मोड़ा कहीं कंफ्यूजन आपको होगी तो क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले आपको अवतल दर्पण में बताया था कि छह कंडीशन होती है। छह क्या क्या होती है, मैं एक बार जिक्र ऐसे कर दे रहा हूँ, इसे आपको क्लियर थी। अच्छा, छह कंडीशन आपको बताया गया था कि यहाँ पर P, यहाँ पर F, यहाँ पर C, यही कंडीशन, मतलब यही दर्पण के मुख्य अक्ष के बिंदु है। जिसमें मैं आपको बताया था कि एक आपका क्या मान लें कि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। पहली कंडीशन ये थी। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि वस्तु कहाँ रहे, अनंत पर। पहली बात हो गई थी। दूसरा मैं बताया था कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C, अनंत और C इसके मध्य कहीं रहे। मान लीजिए यहाँ दूसरी बात हुई थी। मैं बताया था कि पहली यहाँ पर रहे, दूसरी कहाँ पर रहे, यहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। ये दूसरी बात हुई थी। तीसरी बात मैं आपको बताया था कि वस्तु कहाँ रहे, वक्रता केंद्र पर। कहाँ रहे, वक्रता केंद्र पर। तीसरी में आपको बताया था कि वस्तु कहाँ रहे, वक्रता केंद्र पर रहे। अब बात आती है कि चौथी क्या होता है, सी और एफ के मध्य मान लें कि चौथी। अब इसके मध्य का मतलब ये नहीं कि एकदम मिड पॉइंट पर है, मिड पॉइंट नहीं होता। अब मध्य का मतलब है कि इनके और इनके मध्य चाहे यहाँ हो जाए, चाहे यहाँ हो जाए, चाहे मतलब कहीं पर भी रहे, लेकिन सी और एफ के मध्य में ही रहे। ये तो चौथी। फिर पांचवी पॉइंट आपको बताया गया था कि वस्तु कहाँ रहे, ध्यान दीजिएगा। पांचवी पॉइंट आपसे बताया गया था कि वस्तु एफ पर रहे। और छठवीं बताया गया था कि एफ और पी के मध्य। छठवीं क्या बताया गया था, एफ और पी के मध्य बताया गया। यही अवतल पर छह कंडीशन बताई गई थी कि अवतल पर जो प्रतिबिंब बनाया जाता है, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, जिसमें आपको बताया गया था कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे हुई। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि अवतल दर्पण पर क्या बताया गया था कि प्रतिबिंब में छह कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है, छह कंडीशन होती है। अब बात आती है कि पहली मैं आपको बता दिया था, लेकिन एक बार और ध्यान दीजिए। जैसे पहली में बताया था आपको, क्या बताया पहली क्या था, ध्यान दीजिएगा। पहला आपसे बताया गया तो पहले इसी को शुरू करेंगे ना कि वस्तु कहाँ रहे, अनंत पर रहे। पहले क्या बताएंगे कि वस्तु कहाँ पर रहे, अनंत पर रहे। ध्यान दीजिएगा, पहले हमें क्या जानना है कि वस्तु कहाँ रहे, अनंत पर रहे। अब अनंत के लिए देखिए, वस्तु अनंत के लिए ध्यान दीजिएगा, नया पेज ले लेते हैं। तो वस्तु अनंत के लिए सबसे फर्स्ट हम क्या बनाएं, मान लो पहली कंडीशन क्या हमें बताना है, नंबर फर्स्ट। वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर स्थित। ध्यान दीजिए। अब सबसे पहला जानना आपको है कि जब वस्तु कहाँ रहे, अनंत पर है। मैं अभी बताया आपको कि जब वस्तु अनंत पर रहती है तो उसके लिए क्या बताया गया, देखिएगा। तो पहली कंडीशन आपको उस दिन कल भी बताया था, तो आपको मैं बता के गया था। एक वस्तु अनंत पर रहे तब, और दूसरा मैं बताया था कि वह अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रहे तब। अब मान लीजिए कि वस्तु कहाँ पर है, ध्यान दीजिए। अब मान लें कि मेरी जो वस्तु है, एक हम क्या बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना ले। क्या बनाए, अवतल दर्पण। क्या बनाए, अवतल दर्पण। एक क्या बना ले, फिर दूसरी पॉइंट। अब इसका क्या निकाले, मुख्य अक्ष। क्या निकाले, मुख्य अक्ष। क्या निकाला है, अब इसका एक निकाल ले, क्या निकाल ले, क्लियर हुआ। मुख्य अक्ष आपको बताया गया है कि वह काल्पनिक रेखा या वह रेखा किसको दर्पण कर दो बराबर कोण मारकर। ये मान ले मुख्य अक्ष हमारा क्या है, क्लियर हुआ। अब मुख्य अक्ष के बाद यहाँ हमें पता है कि ये पॉइंट क्या है, यस है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, यस है। इस पॉइंट को क्या माने, इसका दुगुना, इस पॉइंट को सी माने। हमारी क्या क्या रहा है, हमारी वस्तु कहाँ रहे, ध्यान दीजिएगा। ए हमारा एफ, एक सी है, एक एफ है।
अब पहली आपसे कंडीशन बताया है कि वस्तु कहाँ है, बताइएगा। वस्तु आपसे बता रहा है अनंत पर है, तो एक चीज आपको मैं उस दिन भी बताया था, पहले भी बता दिया कि अगर कोई भी वस्तु अनंत पर बनती है, मतलब कोई भी वस्तु अनंत पर है, कोई भी वस्तु अगर अनंत पर स्थित है, तो उससे जो किरणें आती है वह सदैव मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है। तो इसमें बता रहा है कि अगर इससे किरणें आएंगी तो मुख्य अक्ष के क्या होंगे, समांतर होंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अगर इससे किरणें अनंत से आ रही हैं तो मुख्य अक्ष के क्या होंगे, समांतर। ध्यान दीजिए, एक किरण आए या एक किरण आए या एक किरण आए, जितनी किरणें आ रही हैं सब मुख्य अक्ष के क्या होंगे बेटा, सब मुख्य अक्ष के क्या होंगे, समांतर होंगे। मतलब जितनी किरणें आ रही हैं सब मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समांतर होंगी। अब ये बात ये आती है कि अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से होके जाती है। अब ये पकड़िए कि जितनी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती, परावर्तित होने के बाद सभी कहाँ से जाती हैं, मुख्य फोकस से। कहाँ जाती हैं, मुख्य फोकस से। कहाँ जाती हैं, मुख्य फोकस से। कहाँ से होके जाती हैं, मुख्य फोकस से। ये नंबर एक, जितनी किरणें हैं सभी परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से। सभी किरणें कहाँ से जाएंगी, सभी किरणें कहाँ से जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। सभी किरणें कहाँ से जाएंगी, मुख्य फोकस से। सभी किरणें कहाँ से जाएंगी, मुख्य फोकस से। जानते हैं, एक बात आपको क्लियर है, सॉरी, सभी किरणें कहाँ से होके जाएंगी, ध्यान रखिएगा, सभी किरणें कहाँ से जाएंगी, मुख्य फोकस से। सभी किरणें कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से। एक चीज आपको क्लियर हो गया कि सभी किरणें कहाँ से होकर जा रही हैं, मुख्य फोकस से। कहाँ से होकर जा रही हैं, मुख्य फोकस से। तो हम कह सकते हैं यहाँ से किरणें जा रही हैं, जैसे कि इधर भी किरणें जा रही हैं, जैसे आए। अब एक बात आप ध्यान रखिए, आपसे बताया क्या गया है कि जितनी भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, या फिर कह सकते हैं जितनी भी किरणें अनंत से आ रही हैं सभी परावर्तन के बाद या परावर्तित होने के बाद कहाँ जाती हैं, मुख्य अक्ष पर। पहली बात क्लियर हो गई। ये आपको उस दिन भी बताया गया था कि जब मुख्य अक्ष पर आती है तो कंडीशन क्या देखेंगे, प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। अब जैसे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो प्रतिबिंब क्या बनाएंगे, पहले ये जानिए। तो पहली कंडीशन देखिए कि प्रतिबिंब क्या बनाएंगे, नंबर पहली कंडीशन। अब आपसे बताया गया है कि मुख्य अक्ष के अंदर समांतर आ रही है तो पहली कंडीशन क्या लेगी, सबसे पहले पहली कंडीशन जानिए। पहली कंडीशन होगा कि वस्तु कहाँ पर बन रही, पहले ये पकड़ेंगे हम स्थिति कि वस्तु कहाँ पर बन रही, पहले ये पकड़ेंगे कि वस्तु कहाँ पर बन रही, सॉरी वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ पर है। तो सबसे पहले पकड़ेंगे प्रतिबिंब कहाँ कर रही। तो प्रतिबिंब बनने के लिए सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे जो प्रतिबिंब है कैसा प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। तो लिखेंगे कहाँ पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर। कहाँ पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर। कहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर। कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, मुख्य फोकस पर। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, बिंदु के आकार का। कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार का। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, बिंदु के आकार का। स्थिति इसकी क्या होगी, तो सीधा कहेंगे कि कैसा होगा ये, बताइए आप। बताइए दर्पण के पहले पर है, जितने भी प्रतिबिंब अगर दर्पण से परावर्तित होने के बाद दर्पण के पहले बनते हैं उनको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, और जो दर्पण के पीछे बनते हैं उनको आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो एक कंडीशन ये कहाँ बनेगा, दर्पण के पहले वाला, मतलब कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ये हो गई पहली जो आपको उस दिन बताई गई थी। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी क्या करेंगे, दूसरी में बताया था आपको, दूसरी के लिए देखिए। दूसरी बात यही है ना कि वक्रता केंद्र अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है यहाँ पर। तो दूसरी कंडीशन इसी के लिए करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें करेंगे तो होगा क्या, तीसरी कंडीशन चलिए देखिए। दूसरी में आपसे क्या बताएं कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता
केंद्र के मध्य। क्या बताया गया कि जब वस्तु कहाँ रहे, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रहे। देखिएगा कि अच्छा ही बताइए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य किस दर पर पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताया अवतल दर पर। किस पर पढ़ रहे हैं, अवतल पर। किस पर पढ़ रहे हैं, अवतल पर। अवतल आपको पता है ना, देखिएगा अवतल आपको पता है क्या है, हमारा दर्पण वाले हैं। कैसा दर्पण है, कहेंगे सर अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, कहेंगे सर ये अवतल दर्पण आप बनाए। कैसा दर्पण बनाए हैं, अवतल दर्पण। कैसा दर्पण बनाए हैं, अवतल दर्पण। अब कहेंगे ये तो अवतल दर्पण बना दिए, आप सबसे पहले क्या करिए कि यहाँ से मुख्य अक्ष का निकाल दें। क्या हो गया, मुख्य अक्ष होगा क्या हमारा है, ये कहेंगे कि ये क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। क्लियर। जिसमें मैं बताऊं कि ए पॉइंट क्या है, पी है। ए यहाँ पर क्या है, एफ है। और ए यहाँ पर क्या है, क्लियर। अब क्या है कि जब वस्तु बता रहा आपसे कि जब वस्तु कहाँ रहे, यहाँ अनंत मान लें और यहाँ केंद्र मान लो, ताकि जब इनके और इनके मध्य इसी कहीं पर स्थित है, हम मान लें कि हमारा वस्तु, हमारी स्थिति जो कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पर है, यहाँ पर। वस्तु हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर। ये हमारी ए है और हमारी बी, अगर हमारी यहाँ पर वस्तु है। मैं किरण आरेख का आपको नियम बताया था, ध्यान दीजिएगा। किरण आरेख का आपको नियम बताया गया था। किरण आरेख का नियम क्या बताया गया था कि अगर वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर है, ध्यान रखिएगा, अगर वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर है तो सब लोग जानते हैं कि अगर वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान रखिए, पता है बेटा कि अगर वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन होने के बाद कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से। परावर्तन होने के बाद कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से। परावर्तन होने के बाद कहाँ जाती है, मुख्य फोकस से। ध्यान रखिएगा, परावर्तन होने के बाद कहाँ जाती है, मुख्य फोकस में। पहली बात क्लियर हो गई कि अगर वस्तु, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बता रहा आपसे कि अगर वस्तु कहाँ से जाए, ध्यान रखिएगा, अगर कह रहा है आपसे कि अगर वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तित होने के बाद कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से। परावर्तित होने के बाद कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से। अब आपको किरण आरेख का नियम बताया तो उसमें आपको 3 कंडीशन बताए थे। एक आपसे बताया गया था कि कहाँ से जाए, ध्यान रखिएगा। एक आपको बताया गया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाए, उसके लिए क्या होता है, मुख्य फोकस से। दूसरा बताया गया था आपसे कि अगर पहले ही किरण मुख्य फोकस से आए तो परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अब तीसरी कंडीशन आपको बताया गया था कि अगर पहले वक्रता केंद्र से जाए तो जैसे ही जाएगी वैसे ही क्या होगी, वो वापस लौट जाएगी। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ से निकालें, किससे लेके जाए, वक्रता केंद्र से। किससे लेके जाए, वक्रता केंद्र से। किससे लेके जाए, वक्रता केंद्र से। तो आपको मैं बताया कि वक्रता केंद्र से अगर लेके जाते हैं तो जैसे लेके जाएंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे ही आई किरण वैसे ही क्या हो जाएगी, रेखा वापस चली जाएगी। मतलब दर्पण पर टकराने के बाद जैसे ही आती है वैसे ही क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। जैसे ही आती वैसे ही क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो अब ये जो दोनों परावर्तन के बाद दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिल रही है, ध्यान दीजिए, परावर्तन के बाद किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं उसे ही क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी। क्या हो गया, प्रतिबिंब हुआ। तो मतलब क्लियर हो गया कि अगर वस्तु इतनी बड़ी है तो प्रतिबिंब इतना छोटा। कहने का मतलब है कि अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य बनता है। अब कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। क्लियर हो गया। देखिए इसके लिए कंडीशन लिखेंगे, प्रतिबिंब, इसके लिए कंडीशन लिखेंगे प्रतिबिंब के लिए कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बना, क्या होगा ध्यान लीजिएगा। सबसे फर्स्ट जानेंगे हम पहली कंडीशन। पहली कंडीशन देते क्या करेंगे, तो पहली कंडीशन ये होगी कि जो प्रतिबिंब है कैसा रहेगा, वास्तविक। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा है,
वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। तो सबसे पहली कंडीशन प्रतिबिंब कैसा रहेगा? वास्तविक, क्योंकि आपको पता है कि दर्पण के पहले कर रहा है। क्या पढ़ रहा है? दर्पण के पहले। अगर दर्पण के पहले अगर पढ़ रहा है, प्रतिबिंब कर रहा है, तो कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब। पहली बात हो गई। दूसरी बात इसमें लिखेंगे, क्या कीजिएगा आपको बच्चों? तो दूसरी बात आपसे क्या इसमें लिखेंगे? दूसरी बात हमारा इसमें देगा कि जो वस्तु है, वस्तु की अपेक्षा अगर प्रतिबिंब देखा जाए तो वस्तु से क्या है? छोटा है। देखिए, वस्तु से क्या है? छोटा है। वस्तु से क्या है? छोटा है। तो प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा? लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है, कैसा प्रतिबिंब का लिखेंगे? वस्तु से छोटा। कैसा लिखेंगे? वस्तु से छोटा। क्या लिखेंगे? वस्तु से छोटा। क्या लिखेंगे? वस्तु से छोटा। और एक पॉइंट लिखिए, ये तो क्लियर हो गया कि वस्तु से छोटा बनेगा। और तीसरा कहाँ बनेगा? सी तथा यफ के मध्य। कहाँ बनेगा? सी तथा यफ के मध्य। कहाँ बनेगा? सी तथा यफ के मध्य। कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? सी तथा यफ के मध्य। ये तो हो गया। पहली पॉइंट हो गई, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा वस्तु से छोटा बनेगा और सी तथा यफ के मध्य बनेगा। और एक पॉइंट और कह दीजिए कि कैसा प्रतिबिंब होगा? उल्टा प्रतिबिंब। कैसा रहेगा? उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा। यहाँ तक आपको उस दिन भी बताया गया था कि वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा, सी और एफ के मध्य होगा प्रतिबिंब, और कैसा प्रतिबिंब रहेगा? उल्टा प्रतिबिंब रहेगा। अब आपको तीसरा जानना। तीसरा अगर इस वाली बात हो गई तो अब चलेंगे कि वस्तु हमारी कहाँ रहे? वक्रता केंद्र पर। वस्तु हमारी कहाँ रहे? वक्रता केंद्र पर। अगली कंडीशन देखिए, वस्तु हमारी कहाँ कह रहा है? लिखेंगे कि जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु कैसे लिखवाएंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र के मध्य। क्योंकि वक्रता केंद्र के मध्य का है, तो वक्रता केंद्र पर ले जाना। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित, मतलब हमें ये जानना है कि जब वस्तु कहाँ रहे? वक्रता केंद्र पर रहे। 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 जब वस्तु कहाँ रहे? वक्रता केंद्र पर। देखिए आपके पास दिया क्या है? हमारे पास कोई क्या है? दर्पण। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। आपको बताया गया कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, कह रहा कोई हमारे पास अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। एक बोलिए जी अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण है तो निकालेंगे क्या? इसका मुख्य अक्ष। ध्यान दीजिएगा, कहेंगे सर इसका मुख्य अक्ष निकाला जाए। चलिए देखिए, इसका मुख्य अक्ष निकाल देंगे। मुख्य अक्ष निकालेंगे तो हमें पता है जो दर्पण को आधे आधे में क्या कहते हैं? डिवाइड करना। यही क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। कहेंगे सर ये मुख्य अक्ष कहलाएगा। हम मुख्य अक्ष कहला रहे, इसकी क्या हो जाएगी? ये पॉइंट हो जाए। यहाँ कह रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारा? मुख्य, जिसका क्या है? ध्रुव। हमें पता लग गया कि हमारा क्या दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण हो गया। अब इसका ये ध्रुव है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? एफ। इस पॉइंट को सी। और आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि सी और एफ क्या होते हैं? एक दूसरे के डिवाइडिंग होते हैं। कह सकते हैं कि जो एफ होता है वह सी का आधा होता है। एफ जो होता है सी का आधा होता है। कह सकते हैं कि एफ जो होता है सी का क्या होता है? आधा होता है। ध्यान रखिएगा, जो एफ है सी का क्या होता है? आधा होता है। तो अब मैं बताया कि अब हमारी जो वस्तु है कहाँ पर रहे? अब हमारी जो वस्तु है तो कहाँ पर रहे? सी पर स्थित है। अब जो मेरी वस्तु है कहाँ पर है? सी पर है। ध्यान दीजिएगा, अगर सी पर वस्तु है, जैसे अगर यहाँ पर सी पर हमारी क्या है? वस्तु ए और बी। ए और बी, अगर सी पर हमारी वस्तु है तो पहला नियम वही जो पहला हमेशा बताया गया, वही पहला नियम लेके चलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ लेके चलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर ले चलेंगे। जैसे पहला नियम यही बता रहा है।
ध्यान दीजिएगा। अगर पहला कह रहे हैं कि अगर हम पहली कंडीशन वही लेके जाए मुख्य अक्ष के समांतर, अगर मुख्य अक्ष के समांतर लेके जा रहे हैं तो ऑप्शन ये बताया गया, ध्यान दीजिएगा। अगर कह रहा है कोई वस्तु या कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन होने के बाद पहले सबसे फर्स्ट कहाँ जाती है ना, देखिए सब परावर्तन होने के बाद कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस। कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस। परावर्तन होने के बाद कहाँ जाती है, मुख्य फोकस पर। मतलब पहली बात हो गई कि जो वस्तु अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर, मुख्य फोकस पर मिलती है। पहली क्लियर हो गई। अब मैं बताया था किरण आरेख का 3 नियम, इसीलिए इसमें 3 नियम बताया जाता है। यही कंडीशन इसमें 3 नियम बताने का कि इसमें क्या होता है कि पहला मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो मुख्य फोकस से। दूसरा से बताया गया था कि अगर किरण का आरेख, किरण अगर वक्रता केंद्र से ही जाए, जैसे वक्रता केंद्र से जाएंगे वैसे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। और तीसरी पॉइंट इसमें बताया गया है कि कहाँ से जाए, मुख्य फोकस से। अब मैं एकदम विपरीत बताया था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान दीजिए विपरीत बताया गया कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो प्रतिबिंब क्या होगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के अगर समांतर है तो वह सीधा मुख्य फोकस से जाएगी। और इसका उल्टा अगर पहले में मुख्य फोकस से चलेगी तो वह सीधा क्या होती है, समांतर हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। तो दूसरी कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं कि अगर क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर मान लें, ध्यान दीजिएगा। तीसरी कंडीशन अप्लाई करें कि अगर ये कहाँ से जाए, ध्यान दीजिएगा। अगर कह रहा तीसरी कंडीशन अप्लाई करें कि पहले में मुख्य फोकस से होके जाए, कहाँ से जाए, मुख्य फोकस से। सबसे फर्स्ट कहाँ से होके जाए, मान लें कि अगर पहले में मुख्य फोकस से होके जा रही है। देखिए अगर कह रहा है पहले ही मुख्य फोकस से होकर जाए, पहले ही अगर मुख्य फोकस से होकर जाए तो बताता है कि परावर्तित होने के बाद, परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसा समझ में। तो कह रहा है अगर परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिल रही, ये दोनों किरणें इसी बिंदु पर मिल रही हैं। ये जो दोनों किरणें हैं जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये देखिए ध्यान दीजिए बेटा, ये जो इस बिंदु पर मिल रही है तो अगर मिलाया जाए तो ए पॉइंट और ए पॉइंट दोनों एक ही बिंदु पर है ना। तो आपसे बता रहा है कि अगर दोनों एक ही बिंदु पर, अगर दोनों इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, सी पर है, तो कह सकते हैं कि जो वस्तु है, अगर वस्तु अनंत पर है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। मतलब यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। बता रहा आपसे कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वो वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब प्रतिबिंब का नाम रखिए, इसको रख दें ए डैश, इसको रख दें बी डैश। ध्यान दीजिएगा, जितनी बड़ी वस्तु उतने बड़ी क्या है, प्रतिबिंब। जितनी बड़ी वस्तु उतने बड़ी क्या है, प्रतिबिंब। जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी प्रतिबिंब। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के लिए कंडीशन लिखिए। पहली कंडीशन क्या लिखेंगे कि कैसा प्रतिबिंब होगा, तो कहेंगे सर वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब होगा तो कहेंगे सर वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब होगा तो कहेंगे सर वास्तविक प्रतिबिंब होगा। दूसरी पॉइंट देखिए, अब तो क्लियर हो गया कि वस्तु प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। अब कहेंगे सर बनेगा कहाँ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आप देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी के मध्य, एकदम सी के, सी पर ही बन रहा है। यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ सी, सी के एकदम सीधे में। तो कहेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहेंगे सर वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कहेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहेंगे सर वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। तीसरी पॉइंट क्या होगा, तीसरी पॉइंट प्रतिबिंब होगा कितना बड़ा, बड़ा या छोटा होगा, ऐसा कुछ। तो सीधे कहेंगे नहीं सर यह वस्तु के एकदम बराबर होगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर। कैसा होगा, कहेंगे सर वस्तु के बराबर। कैसा होगा, वस्तु के
बराबर होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? वस्तु के बराबर। और कहेंगे कि उसकी स्थिति क्या होगी, उल्टा होगा कि सीधा होगा? तो कहेंगे सर देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, कहेंगे कि अगर ए हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा ऊपर की साइड, वस्तु हमारी ऊपर की साइड है, प्रतिबिंब हमारा क्या है, नीचे की साइड। वस्तु हमारी ऊपर की साइड है, प्रतिबिंब हमारा क्या है, नीचे की साइड। वस्तु हमारी ऊपर की साइड है और प्रतिबिंब क्या हमारा नीचे की साइड। जब प्रतिबिंब नीचे की साइड, वस्तु ऊपर की साइड है, तो कहने का मतलब प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। कैसा प्रतिबिंब होगा? उल्टा प्रतिबिंब। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब। क्लियर हो गया? क्या कहेंगे आपकी? वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब। तो आपको बताएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? कहेंगे सर वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनता है? कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वक्रता कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एग्जाम में से पूछेगा कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहेंगे जी गुरु जी वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो कहेंगे सर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आकार में कैसा होगा? तो कहेंगे सर वस्तु के बराबर होगा। आकार में कैसा होगा? वस्तु के बराबर होगा। और स्थिति उसकी क्या होगी? तो कहेंगे सर उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? कहेंगे सर उल्टा बनेगा। क्लियर? यही इसमें चार कंडीशन है। कब? जब वस्तु क्या रहे, वक्रता केंद्र पर स्थित है। अब आपकी बात आ गई कि जब वक्रता केंद्र पढ़ लिए, तो अब बात आ गई कि हमारे पास अब कौन सी कंडीशन है। अब हमारा सी और एफ के मध्य चौथी कंडीशन। अब हमारा क्या मिलेगा? सी और एफ। तो बस हमें यही पढ़ना है कि अब हमारी कंडीशन जो है सी और एफ, मतलब अब हमें अगले दिन क्या कहेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगले दिन हमें यही कहेगा कि ये जो सी है और एफ, ये जो सी और एफ है, इनके मध्य हमारे, क्योंकि मैं पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, चार तक, सॉरी तीन तक पढ़ा, पहला, दूसरा, तीसरा। कल हम यही चौथी पॉइंट पढ़ेंगे। कल कौन सी पॉइंट पढ़ेंगे? चौथी। चौथी क्या होगा कि जब वस्तु सी और एफ के मध्य हो, जब वस्तु सी और एफ के मध्य हो, कल यही कंडीशन आपको बताई जाएगी। और बाकी आप लोग क्लास को देखते रहिए, सब जगह शेयर करते रहिए, ताकि आपकी वजह से और लोग भी देखते रहे। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।